भी देखा जाए तो एक्सवेटर की शुरुआत हो गई थी लगभग 1837 के आसपास। पहले जो एक्सवेटर आते थे वो सॉवेल टाइप के होते थे, चैन से चलते। जब भी आपने नदी में देखा होगा ना, एक मशीन चल रही है, चैन से चल रही है, जा रही अंदर उठा रही है, लेके बाहर फेंक रही है, इस टाइप में चलते थे, लीवर और चैन से। तो घुमाते थे लीवर, वो बकेट जाता था, उठा के मिट्टी या कोयला रॉक ऐसे शिफ्ट होता, उसको सॉवेल टाइप बोलते थे। धीरे धीरे समय बदला तो हमारा जो भी उसमें उतनी प्रोडक्शन नहीं आता है। समय के साथ वो आपका हाइड्रोलिक से चलना शुरू हुआ। हाइड्रोलिक से चलना हमारा शुरू हुआ लगभग 1950-51 के आसपास हाइड्रोलिक का शुरू हुआ। आपने नाम सुना होगा, पोकलैंड, फ्रांस की कंपनी है। इसने फर्स्ट टाइम हाइड्रोलिक ऑपरेटेड एक्सवेटर बनाया जो आज हम चलाते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम बनाया। और इसी से सब लोगों ने कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, जो कमर्सू कैट सब ने इसी से कॉपी किया। इसीलिए आज भी एक्सवेटर को पोकलैंड बोला जाता है। किसी को बोलोगे आप एक्सवेटर ऑपरेटर नहीं समझेगा, आप बोलो पोकलैंड ऑपरेटर हूँ, वो समझ जाएगा। ये रीजन है क्योंकि पोकलैंड ही इसका हाइड्रोलिक एक्सवेटर का निर्माता है। लगभग 1998 के आसपास में हाइड्रोलिक एक्सवेटर बनना शुरू किया। उससे पहले कोयल को सॉवेल बनाता था, हाइड्रोलिक सॉवेल। ये आपको मान लो इंजन है, इंजन का सिलेंडर है, इसमें हवा आ रही कहाँ से, कूलर से। कूलर में कहाँ से आ रही, टर्बो से। और टर्बो में कहाँ से आ रही है, एयर फिल्टर से, ठीक है। मतलब ये हुआ इंजन में वहाँ जाके फ्यूल के साथ मिक्स होकर जलता है, और जो भी धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट गैस निकलती है, वो हमारा टरबाइन साइड में जाता है टर्बोचार्जर की, जो टर्बोचार्जर को घुमाता है। घूमने से टर्बोचार्जर फिर एयर करता है। ये साइकिल एयर सिस्टम का चलता रहता है। हवा इसके अलावा हमारी मशीन और कहीं नहीं जाती, जो कि फिल्टर से आने वाली हवा है। इसका यही साइकिल है। अब आप इसको क्या क्या प्रभावित कर सकता है इस एयर सिस्टम को। अगर ये सब स्मूथ चल रहा है, फिल्टर साफ है, कूलर साफ है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। टर्बो साफ है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंजन आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा। क्या क्या, कूलर साफ होना चाहिए, साफ नहीं रहेगा तो ओवर हीट होगा, ठीक है, हवा गर्म होकर जाएगी, ठंडी हवा नहीं जाएगी, तो आपका इंजन लग करेगा और ओवर हीट भी हो सकता है। अगर फिल्टर चौक रहेगा तो कम हवा जाएगा, काला धुआं देगा इंजन में। डीजल पूरा जलेगा नहीं ना, एयर पूरा नहीं मिलेगा, डीजल नहीं जलेगा, काला धुआं देगा। और तीसरा हो सकता है आपका टर्बो ही चला गया हो, फैन डैमेज हो गया हो, तो भी हमारे इंजन में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर इंजन आउटपुट नहीं मिलेगा हमको, वो भी तब भी काला धुआं ही देगी। जब भी एयर सिस्टम में प्रॉब्लम होता है तो कच्चा धुआं देती है, यही पहचान। उसके दो तीन होते हैं, कूलर, फिल्टर, टर्बो। एयर सिस्टम क्लॉग इन फील्ड मशीन। आपका जैसे मैंने बताया, फिल्टर इस तरह से कूलर चौक हो तो उसको सफाई क्लीनिंग करवाते रहना चाहिए, और फिल्टर ऐसे ही साफ करना चाहिए, है ना, ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं करना है, ये सही तरीका नहीं है, हमेशा। हाँ पता है मुझे, करते हैं लोग, तभी तो फोटो दिया है स्पेशल। देखिए, पहले तो फिल्टर वो साफ नहीं करना चाहिए। फिल्टर तभी साफ करिए जब मॉनिटर में इंडिकेटर आ जाए, पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है कि हर 150 घंटे बाद साफ करिए। करना भी है तो 150 घंटे बाद करना है। कब करना है, जब मॉनिटर में सिग्नल आ जाए या फिर 150 घंटे हो जाएंगे उसमें, तब दो कंडीशन में करना है, ठीक है। और करना कैसे है, उसके लिए 2 बार का प्रेशर लेना है, कंप्रेसर का 2 बार, केवल 2 बार। हाँ, और अंदर से डाल के फिल्टर के, सपोज ये फिल्टर है, इसके अंदर डाल के अंदर से हवा मारनी है, ऐसे और ऐसे, यानी बाहर से नहीं मारना है। अब जब भी अंदर मारना भी है तो बिल्कुल सटा के नहीं मारना उसमें, कि पेपर में चिपका दिया, तो
ज़्यादा प्रेशर से जब एक जगह पे निशाना लगा देंगे वो फट जाएगा वहाँ पर और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें देखना मुश्किल है फटा हुआ। उसका तरीका दूसरा है, उसको देखने के लिए अंदर बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, उसके अंदर फिल्टर के अंदर लाइट डालेंगे, जहाँ फटा होगा वहाँ से रोशनी बाहर आएगी तेज। अगर आपका फिल्टर फटा हुआ है, जल्दी फट ही जाता है, टाइम से नहीं बदलो या फिर गलत तरीके से सफाई कर लो तो फट जाएगा, या पानी से भीग जाता है तो भी फट जाएगा, गीला हो जाएगा, पेपर क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो देखना है। जब फिल्टर फट जाएगा, आपका धूल मिट्टी जाएगा अंदर, तो आपका जो टरबाइन है इस तरह से उड़ जाएगा, बिल्कुल चिकना, और फिर आपका ये सारे जो टूट फूट इसके रहेंगे वो सारा जाएगा इंजन में, इंजन को भी खराब करेगा अगर आपने तुरंत इस पे एक्शन नहीं लिया। फिर पहचानने का तरीका टर्बो कैसे फेल हुआ, तो आपको इस तरह से अगर मिले तो आप बोल सकते हैं इसमें डस्ट गई है। एक और होता है, अगर ये तो बहुत ज़्यादा जाने के बाद होता है, और कम जाने पे एक तो यहाँ पे जो सॉफ्ट देख रहे हैं आप, सॉफ्ट पे स्क्रैच आ जाते हैं, रोटेटिंग स्टेप बन जाते हैं, वो होता है। और दूसरा उनके जो पंखे होते हैं बिल्कुल ब्लेड की तरह शार्प हो जाते हैं डस्टिंग से, पहले शुरुआत में क्लीन कर रहे हो। तो फिल्टर जनरली 6 बार हम क्लीन कर सकते हैं, 6 टाइम क्लीनिंग का बोलती है कंपनी, कोई भी कंपनी। अगर 6 बार आपने कंप्रेसर से साफ कर दिया फिल्टर तो आपको बदलना पड़ेगा। अगर 50 घंटे पे साफ कर रहा हो तो 300 घंटे बदलना पड़ेगा, 100 घंटे साफ कर रहा हो तो 100 बदलना पड़ेगा। इसलिए हम जनरली 150-200 बोलते हैं, ताकि हमारा 1000 वाला आइटम मतलब साइकिल पूरा हो जाए। आप देखोगे कि 150 घंटे मशीन चलेगी, लेकिन आपने कोई कोड नहीं आएगा क्लॉक का, 150-200 घंटे पर जो क्लीन कर दो। अगर डस्टी एनवायरनमेंट है तो वो 100-150 घंटे के बीच में कोड आ जाएगा उसका। पुरानी होती है एक मुद्दे उसके प्रॉब्लम करने शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो लगा होता है सेंसर क्लॉक चेक करने के लिए, वो ऐसा होता है कि जब एयर यहाँ पे पास नहीं हो पाता तो ऑन हो जाता है स्विच, स्विच टाइप होता है ऑटोमेटिक, एयर प्रेशर से ऑन हो जाता है, तो आपको मॉनिटर पे दिखता है। अगर वो स्विच खराब हो गया तो मॉनिटर पे दिखेगा नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? एक अच्छे ऑपरेटर को वो पता चल जाएगा कि हमारे इंजन का साउंड बदल रहा है, थोड़ा सा धुआं दे रहा है कच्चा, तो आपको ऐसे पता कर सकते हैं। क्योंकि पुरानी मशीन में तो कोई ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं करता, सब ऑपरेटर को बताया क्लीन करने के लिए, बदलने के लिए। अंदर का जो होता है कभी क्लीन नहीं करना है, कभी निकालना नहीं है इसको अपनी जगह से। जब बदलते समय एक बार लगा दिया तो इसको तभी निकालते। ये 4 कूलर लगे हुए हैं, तो हम यहाँ भी हो गए आपका हाइड्रोलिक कूलर, रेडिएटर, एयर कूलर, ठीक है। और आपका बोलते हैं आप नहीं एसी कंडेंसर, एयर कंडेंसर, ये 4 कूलर होते हैं टोटल। तो अपने को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसी भी पे पर भी डायरेक्ट हाई प्रेशर वाटर इंजेक्ट नहीं करना है। मानो तो आपको एक जाली रहेगी, वो जाली निकालना है आउटर साइड से, ऊपर एक विंग नट रहेगा, उसको खोल के आपका निकल जाएगा। फिर आपको ऐसा अगर दिखता है तो हल्का फुल्का हवा मार दो, जाली वाला भी। ज़्यादातर बड़े कचरे होते हैं जाली पे आ जाते हैं, जो फाइन पार्टिकुलर साइज पे आता है, तो आपको उसके बाद क्लीन करना है। आपको लगे लगे में जाली क्लीन नहीं करना, उससे कोई फायदा होगा नहीं। ये है इंजन ऑयल सिस्टम, इसको देखने जाए। ऑयल का काम होता है, कोई बताइए क्या क्या एक इंजन ऑयल क्या क्या करता है इंजन के अंदर? जो इंजन ऑयल होता है वो क्या क्या करता है? बताइए हम लोग क्या करता है? कहाँ कहाँ पे? पिस्टन और लाइन के बीच में हो गया, और जितनी बेरिंग हो गई उन सब में, ठीक है।
और टर्बो चार्जर के साफ के लिए भी आता है, वो सबसे क्रिटिकल पार्ट है। और आपका जो कैम सॉफ्ट हो गया, क्रैंक सॉफ्ट हो गया, उनके अंदर मेटल बियरिंग होती है, उसमें कोई बाल बियरिंग और कुछ नहीं होती। उठा के सीधा वहीं को ले जाएगा मेन और दूसरी लाइन में। हाँ, तो यहाँ पे एक प्रोसीजर दे रखा है, थोड़ा सा आउटलाइन बना रखा है, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लुब्रिकेशन चाहिए होता है और अच्छे जो रिकमेंडेड ऑयल है वो चाहिए होता है। तो टर्बो हमारा फिर तो वहाँ से आपका ड्रेन होकर सारे ऑयल यहाँ चले जाते हैं। अब सपोज फिल्टर आपका चोक हो गया, टाइम से आपने बदला नहीं, चोक हो गया या लोकल फिल्टर लगा दिया जिसका फिल्ट्रेशन क्वालिटी कम है, टोबैको का फिल्टर है 500 बदलते हैं इंजन ऑयल फिल्टर, मार्केट से ले आया किसी कंपनी का, उसमें कहाँ लिखा है कितने घंटे बदलेंगे, उसको किसने टेस्ट किया है इस मशीन के साथ, किसी ने नहीं किया है। तो जनरली उनका होता है 250 घंटे साइकिल, उनकी फिल्टर क्वालिटी भी अलग होती है, हो सकता है उनका वो रेटिंग भी खराब हो, इसलिए कभी भी लोकल फिल्टर नहीं यूज करना है। अगर बाई को कोई कर दिया तो बोला कि ये भी फिल्टर हो भी गया, क्यों क्या खराबी हो गई, फिल्टर जब चोक होगा तो ऑयल दो तरीके से जाएगा आगे, क्योंकि पंप है वो तो फेंकता रहेगा, ऑयल कहीं तो जाना चाहिए, या तो फिल्टर फाड़ के जाए या कहीं से निकल के जाए। फिल्टर फटते नहीं जनरली, फिल्टरों के अंदर एक बाईपास सिस्टम होता है, उसे स्प्रिंग लगा हुआ है और फिल्टर चोक हो गया, ऑयल आएगा यहाँ से घुसेगा, इसको दबाएगा और डायरेक्ट चला जाएगा, बढ़िया चलती रहेगी मशीन, किसी को पता नहीं चलेगा और आपका इंजन चला जाएगा। एक दिन टर्बो पहले सबसे पहले टर्बो जाएगा, फिर बाकी इंजन के सब कुछ जाएगा। आपको ये जान लो कि इंजन जैसे हम लोग 50% चांस है इंजन का भी काम होना है, फिर इतना भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि ये हर चीज़ को फाड़ फूड़ दे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। जनरली इंजन का प्रेशर होता है रनिंग कंडीशन में 3 से 7 बार का, उसको मेंटेन करने के लिए आपका एक रिलीफ वाल्व लगा होता है जो कि 7 बार से ज़्यादा होने प्रेशर एक खुल जाता है। खराब हो गया, लेवल डाउन हो गया तो इंजन प्रेशर कम हो जाएगा, ऑयल प्रेशर, तो उसको सेंस करने के लिए इंजन प्रेशर स्विच दिया है, इंजन ऑयल प्रेशर स्विच, जिससे कि आपकी मशीन रेस नहीं पकड़ेगी और बंद हो जाएगी, जैसे स्टार्ट करोगे 2 मिनट बंद हो जाएगी अगर प्रेशर डाउन रहा तो इंजन ऑयल। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए तो मॉनिटर में कोड भी आ जाएगा इंजन ऑयल लो प्रेशर। फीड पाइप मीन्स आपका फिल्टर चोक हो गया, लो ऑयल लेवल तो भी प्रॉब्लम है, ऑयल पंप फेल्योर, पंप में प्रॉब्लम आ गई क्योंकि बियर आइटम पंप हमेशा बदलना पड़ता है, लगभग 15-20 हज़ार घंटे बाद पंप का भी काम मांगता है इंजन के साथ, तो इसमें तो भी प्रॉब्लम आएगी, फिल्टर चोक गया तो भी प्रॉब्लम है। ऑयल कंटेमिनेशन है, कभी आपने ऑयल डालते समय धूल मिट्टी चला गया उसके साथ, या कोई काम कर रहा हो खोल कर के उसमें धूल चला गया तो आपका प्रॉब्लम। ये 5 रीजन है ऑयल कंटेमिनेशन। यहाँ देखेंगे आप स्टेप आ गया, इसकी बेरिंग घिस जाती है, ये लगे बेरिंग यहाँ पे, ये वाले बेरिंग और ये लगा यहाँ, तो ये आपको इनमें प्रॉब्लम आती है पहला। और दूसरा आता है कि हो सकता है ऑयल फिल्टर के ऊपर से भी लीकेज आ जाए और पिस्टन पे इस तरह से स्क्रेचेज आ जाते हैं जिससे कि आपका प्रेशर पूरा बनता नहीं है, कंप्रेशन प्रेशर जो होता है इंजन में से डाउन हो जाता है। और तीसरा आपका टर्बो का शाफ्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके शाफ्ट में लुब्रिकेशन के लिए होता है तो ये फेल हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपका ऑयल फेंकने लगेगा, जब स्मोक के साथ ऑयल फेंकने लगता है। अगर इंजन ऑयल लेवल पूरा नहीं रहेगा, इसमें 2-3 चीजें देख लेते हैं कि इंजन ऑयल लेवल अगर पूरा नहीं रहेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल होने पे क्या प्रॉब्लम आएगी, या ऑयल के साथ कुछ मिक्स हो गया तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी। तो आपका जो ऑयल है उसकी क्वालिटी आपको अलग लगेगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल लुब्रिकेशन नहीं रहेगा। अगर डीजल मिल गया उसके साथ तो उसका भी तो भी लुब्रिकेशन खत्म हो जाएगा। डीजल मिल जाता है कभी कभी जब इंजेक्टर से कोई पाइप जो गई इंजेक्टर वो पंचर हो जाती है या वहाँ से कोई लीकेज सीकेज हो जाता है तो इंजन ऑयल में मिल जाता है, तो आपको लेवल उसका ज़्यादा मिलेगा इंजन ऑयल का।
बोलते हैं लेवल, अभी बात कर रहा था ना कि लेवल डाउन ज़्यादा कम मिलेगा, उस कंडीशन में ज़्यादा मिलेगा आपको। इंजन हाथ में, ऑयल हाथ में लेने पता चलेगा कि इसमें डीजल का स्मेल है और ये बहुत पतला लगा। तो वहाँ पे आए तो आपको जब ऑयल लेवल चेक करो तो ये भी विशेष ध्यान दो, खासकर जब 1-2 बार इंजन में जब काम हो ना तो ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि काम होने पर गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। उस समय कुछ कोई इंजेक्टर का बोल्ट और लूज रह गया, कोई रिटर्न लाइन बोल्ट, तो इंजन ऑयल में डीजल मिक्स करेगा डीजल, तो अपने को देखना चाहिए। डालने का तरीका होता है, नीचे से ड्रेन करना है और ये फिलिंग प्लग है, यहाँ से डालना है, लेवल यहाँ से चेक करना है। इस मशीन में तो ऐसा है, ऐसे लगा है फिल्टर, ठीक है। किसी में उल्टा आता है फिल्टर, तो उसमें कैसे लगाएंगे? उसमें सर भिगा के लगा सकते हैं, भिगा सकते हैं ज़्यादा बस हल्का गीला करके उसको, गीला करके, मतलब भर के नहीं लगा सकते ना? कभी भी भर के नहीं लगाना चाहिए, कभी भी। वो तो हम अपनी जल्दीबाजी के लिए अपना जो उस्ताद से सीखते हैं वही कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर सफाई से कर रहे हो तो। लेकिन कंपनी जो कहती है कि कभी भर के मत करो। फिल्टर दिखाया तो उसमें बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, हमारे फिल्टर में बाहर से ही अंदर की तरफ जाता है। अगर भरना भी हो तो इसको बंद रखते हैं, बाहर से डालो, ठीक है। फिल्ट्रेशन एरिया बाहर से अंदर तक, लेकिन भरना नहीं है, कंपनी ऐसा बोलती है। कारण बस एक ही है और कुछ कारण नहीं है कि धूल मिट्टी जाने का चांस है। मेन लाइन हमारा लो प्रेशर लाइन है और यहाँ से हाई प्रेशर होकर कॉमोडेल में गया, कॉमोडेल से इंजेक्टर में आया, वहाँ आके रुका हुआ है अभी, और सारे डीप लाइन आ गए टैंक में। जब हमने ECU से सिग्नल दिया तब आपका इंजेक्टर का सोनाइल ओपन हुआ और उसने फायरिंग स्टार्ट किया। कितना कब स्प्रे करना है वो मॉनिटर करने के लिए कंट्रोलर इंजन RPM चेक करता है, क्रैंक RPM, 2 RPM सेंसर लगे होते हैं, जिनको G सेंसर NG सेंसर बोलते हैं, या फिर क्रैंक सेंसर या कैम सेंसर बोलते हैं। 2 सेंसर, उनका स्पीड सेंस करके तब ECU सेंस करता है कि हमको कितने RPM पे घुमाना है लीवर के हिसाब से। हमारी मशीन में बहुत अच्छी एक फंक्शन है कि जितना लीवर लगाएंगे उतना ही RPM चलता है। जब नॉर्मली मशीनों में देखा जाता है जैसे लीवर टच करते हैं पूरा 2000 RPM बोलते हैं। इनको वेलको में जितना लीवर आप लगाएंगे उतना RPM 1400, 1200, 1600, जनरली 1600, 1700 के बीच में चलता है। तो सिग्नल कहाँ से मिला इसी को? दोनों स्पीड सेंसर से मिला, और वो किसको दे रहा है सिग्नल? इंजेक्टर को दे रहा है, और एक सिग्नल दे रहा है फ्यूल पंप के ऊपर एक SCV लगा होता है, सक्शन कंट्रोल वाल्व, कितना डीजल सब करके आगे भेजना है। यहाँ बता रहा कितना थ्रो करना है, यहाँ बता रहा कितना पंप भेजेगा। नॉर्मल है डायग्राम। हमें क्या क्या प्रॉब्लम मिलती है मशीन चलने के साथ में? पहला तो वाटर सपरेटर में ऐसे कीचड़ जमा हो जाता है, और दूसरा जब डालते हैं डीजल तो भी इतनी गंदगी से डालते हैं कि किसी तरह का ट्यूब यूज कर दिया गंदा वंदा, कोई प्लास्टिक डाल दिया अंदर, ऐसी गलती करते हैं। और स्टेनर भी फटे होते हैं लोगों की, घास फूस सब चला जाता है, इस तरह की कमी होती है। उसका रिजल्ट ये होता है कि फिल्टर चौक हो जाता है ऐसा, और पंप आपका फेल हो जाता है, फ्यूल पंप। इसका इंजेक्टर का प्रेशर कितना है? जो कॉमन तेल का प्रेशर होता है 1600 बार, 1600 बार कॉमन तेल का मैक्सिमम प्रेशर है। जनरली मशीन चलती है, स्टार्ट होती है 350 बार पे, और जब लोड पड़ेगा मतलब हाई RPM चलेगी 900 साढ़े 900 पे, हम जब लोड डालेंगे तो 1250 बार पे हो जाएगा। रनिंग बोल सकते हैं इसका 1000 से 1200, यही है। और स्टार्टिंग का मेन होता है, स्टार्ट में सबसे पहले कॉम्यूटेटर में किस तरह के सिंबल लगते हैं वो है। अगर सिक्योरिटी आ जाता है फ्यूल में तब इंजेक्टर के प्लंजर जो है घिस जाते हैं, और इसके आपको अंदर फोटो में सही नहीं मार्किंग दिखती है, कट मार्क दिखती है। पहले फ्यूल फिल्टर क्वालिटी थोड़ी हमारी
वो थी तो 250 को रिप्लेस करते थे। अब हमने फ्यूल फिल्टर क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव किया है, माइक्रोन रेटिंग वगैरह, पेपर क्वालिटी भी। तो उसकी साइकिल अब पहले 250 पे थी, 250 से 500 तक। कूलिंग सिस्टम देखिए, कूलिंग सिस्टम मतलब हो गया आपका जो भी रेडिएटर, वाटर कूलर या ऑयल कूलर और आफ्टर कूलर है या एसी कंडेंसर है, वो सब कूलिंग सिस्टम का पार्ट है। पंखा हो गया, फैन बेल्ट हो गया, ये सब कूलिंग सिस्टम है। जो भी इंजन को कूल करते हैं वो कूलिंग सिस्टम के पार्ट है। तो इसमें आपको डेली मेंटेनेंस में आप कूलेंट लेवल चेक करते हो नीचे से, जो लेवल टैंक किया हुआ। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से भी ठंडे मशीन में चेक कर सकते हो। अब हमेशा कूलेंट होना चाहिए। तो ये कैप कई बार लोग खराब हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन ये कैप सही होना चाहिए। कैप की प्रेशर सेटिंग होती है 0.5 बार, 0.5 बार की दूसरी सेटिंग होती है इसमें। अगर ये खराब है तो आपको ये एरा पंप मत लगाओ, आप उसी सेटिंग का लगाओ, क्योंकि उतनी सेटिंग पे ज़्यादा अंदर प्रेशर क्रिएट होगी, टैंक अंदर खुल जाएगा, कैप अंदर खुल जाएगा और ये एक्स्ट्रा जो चला जाएगा बॉक्स में के बाद। और जब कभी कम पड़ेगा अंदर रेट में कम पड़ेगा आपका कूलेंट, तो फिर ये ओपन हो जाएगा और कैविटी सक्शन क्रिएट करके वो ले लेगा। इसलिए सही चीज होना चाहिए। और जनरली महंगा आता है नॉर्मल कैप से, लेकिन यूज यही करना है, यही फिर क्या होगा इंजन खुला टाइम पे 0.5 बार पे तो आपका रेटर पंचर हो जाएगा, फट जाएगा। अगर कम होने पे नहीं लिया अंदर तो ओवर हीटिंग हो जाएगी। इसके दोनों तरीके से फायदे, दोनों तरीके से नुकसान है। इसमें एक सेंसर भी दिया हुआ है आपका, कूलेंट लेवल सेंसर। जब भी लेवल डाउन होता है तो इसी सेंसर से पकड़ लेता है। तो आपका लेवल डाउन होने के बाद भी मॉनिटर पे अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है लेवल कम का, तो आपको इसको चेक करना आता है। बिल्कुल वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब भी हमारा कलर चेंज हो जाए ऐसा, तो हमें रिप्लेस करवाना है, साइकिल टाइम हो या ना हो। कारण क्या है कलर चेंज होने का जल्दी? क्योंकि ब्रेकर चलती है आपकी मशीन और ज़्यादातर ऊपर की तरफ काम करती है। जो भी ब्रेकर के चीज़ों में डस्ट वगैरह गिरता है वो सारा अंदर ले लेता है या ग्रीस भी अंदर चला जाता है। इस कारण से ऑयल आपके खराब हो जाते हैं जल्दी इस साइड पर। जब वही चीज़ बकेट में चलती है तो खराब नहीं होता। बकेट में कहीं से कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं आता। जब तक आप टैंक नहीं खोलोगे या फिर कुछ पाइप नहीं फटेगा तब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन ब्रेकर में बिना कुछ किए ही कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए आपको वो भी देखना करना है कि इसका कलर तो नहीं चेंज हो गया है। चेंज हो गया तो आपको मैकेनिक को इन्फॉर्म करना है, उसे चेक करवाना यही नहीं है। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर आगे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कब कलर चेंज होता है? ओवर मेंटेनेंस इंटरवल, मतलब टाइम से नहीं बदलने से। अब जब ओवर हीट हो जाता है तभी कलर चेंज हो जाता है। कभी अगर हाइड्रोलिक ओवर हीट हो गया तो भी आपका उसकी प्रॉपर्टी चली जाती है, वो नहीं आती। और कोई हाइड्रोलिक कंपोनेंट क्रिएट हो गया मेटालिक, वो भी आपका हाइड्रोलिक खराब हो जाएगा। अब एक तरीका होता है कि कभी पाइप कटा है या फिर सील कटा है सिलेंडर का या ब्रेकर से, तो भी कभी कंटामिनेशन हो जाता है, डस्ट इन्फेक्ट हो जाता है। और अगर अंडर वाटर एप्लीकेशन है, लोग चला रहे हैं मशीन में, हाथ से बालू निकाल रहे हैं या फिर नदी से पत्थर निकाल रहे हैं, जैसे इस नदी से पत्थर निकालते हैं कहीं हैं जहाँ पे इनको टेंडर हो रखा है। तो उसमें क्या होता है कि सिलेंडर जब पानी में जाता है और लोड करना उनको पता नहीं चलता, लेकिन एक समय के बाद कंप्लेन करते हैं कि आपका हाइड्रोलिक ट्रांसपेरेंट से दूध की तरह हो गया, मिल्की हो गया, सफ़ेद हो गया। ये तो ट्रांसपेरेंट है तो वो सफ़ेद हो जाता है, अगर वाटर एंट्री हो जाए सफ़ेद हो जाएगा। तो जो सिलेंडर्स होते हैं उनका काम होता है, जो सील लगी होती है ऑयल को अंदर से बाहर जाने से रोकना, और डस्ट सील होती है जो डस्ट से को अंदर नहीं जाने देती। दो तरह की सील होती है, एक ऑयल को बाहर जाने से रोकती है, एक डस्ट को अंदर आने से रोकती है। जो डस्ट सील होती है वाटर नहीं रोक सकती, तो उसके लिए अलग तरीके से सील आती है। अगर कभी आपको मिले अंडर वाटर एप्लीकेशन, ब्रिज में काम चलेगा आपका, अंडर वाटर एप्लीकेशन अगर है तो
उसका अलग सिलेंडर अलग सील आता है जो अंडर वाटर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। आरएम का और बकेट का ये दोनों बदलवाने पड़ते हैं जिससे आपका वो वाटर को फिर अंदर नहीं आएगा। अगर इसको नहीं करेंगे तब क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पंप, मोटर, सिलेंडर इनके फेलियर हो सकते हैं। हाइड्रोलिक कंपोनेंट स्टिक हो सकता है, सोनाइट और कई वाल्व हैं जो स्टक हो जाएंगे। नॉइज फ्रॉम हाइड्रोलिक कंपोनेंट, पंप से साउंड वगैरह आ सकता है, मोटर से साउंड वगैरह। कोई आप बोल रहे थे कल तो मैं लेवल सही कर गया था, आज लेवल डाउन क्यों? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, लीडर को एक बार दबा के देख लो, प्रेशर रिलीज कर लो। अगर लेवल सही आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है उसका मतलब पहले जब लेवल टॉप अप किया था तब कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे आपने लेवल एस का टॉप अप किया तो आप सुबह फिर चेक कर रहे हो, शाम को किया था, सुबह चेक करो लेवल डाउन है, आपने ब्रीजर दबाया फिर भी वो गेज में दिखा नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि इसमें देखो दो कंपोनेंट, एक में स्टेनर है, एक में फिल्टर है। जो फिल्टर कंपार्टमेंट होता है उसकी डिजाइन ऐसी होती है, लेकिन फिल्टर आप कुछ बदल के आ रहा है तो फिर भी ठीक है। उसमें आप देखोगे कि फिल्टर ऐसे बड़ा सा है, इसमें छेद इतना ही है जो देखा होगा सामने से, बाकी पूरा पैक है। वो है इस टाइप का रिले और फ्यूज बॉक्स। जनरली मशीनों में देखते हो इतने बड़े बड़े रिले आते हैं। ये मदरबोर्ड टाइप का लगा हुआ है, इसमें फ्यूज माइक्रो फ्यूज है और रिले भी माइक्रो और मिनी फ्यूज में लगा हुआ है। माइक्रो रिले और मिनी रिले। वाइपर के लिए बड़े बड़े रिले होते हैं और बाकी फंक्शन के लिए अल्टरनेटर, इमरजेंसी, आइटो आइटम, इनके लिए छोटे छोटे रिले हैं। तो इनमें अगर कभी इसका कवर खो जाता है तो आपको इमीडिएट इसका कवर मंगवाना है, क्योंकि अगर कवर नहीं रहा और इसमें डस्ट इंटर हुआ तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। बाहर से प्लास्टिक दिख रहा है लेकिन वो अंदर ऐसा ही है कि जैसे मोबाइल का मदरबोर्ड है। हाँ, मदरबोर्ड चला गया, मोबाइल चली गई, तो वैसे इसमें भी मदरबोर्ड लगा हुआ है और इसके ऊपर एक कवर दिया हुआ है। कवर हमेशा लगा होना चाहिए और कभी भी पानी में साफ सफाई करो तो बहुत केयरफुली पानी इसको जाने नहीं चाहिए और कहीं मार दो कंट्रोलर और इसके नहीं जाए, क्योंकि इसमें सब देखो होल खुले खुले हैं। अगर कवर हट जाए सब पानी मॉइस्चर जो भी है, खिड़की टूट गई। हमारे यहाँ पैकेज 7 में 2 कंट्रोलर फेल हो गए ऐसे, उनका शीशा टूट गया, ऊपर से पानी गिर रहा है टनल से 2-3 जगह पे, सब अंदर गया पानी, पता नहीं चला, फिर बिजली काम करना बंद कर दिया, प्रॉब्लम आई। तो प्रॉब्लम आई कैसे? तो बाद में जब खोला गया इसको तो उसमें हमको कार्बन जमा हुआ मिला, वाइट जो कि मॉइस्चर से बन जाता है। तो पता चला कि शीशा ऐसा टूटा हुआ है, ये है वो प्रॉब्लम है। और एक होते हैं जो आप ग्रीसिंग करते हैं, EP2 ग्रीस करते हैं इसमें और हर 8 घंटे में ग्रीस करना चाहिए। यहाँ पे 50 लिखा हुआ, हर 8 घंटे में ग्रीसिंग करवाना है। आपको सारे पिन पूछोगे, केवल कहाँ नहीं करना है, रिंग गियर में। हाँ, रिंग गियर भी ग्रीस होता है, आपको पता है यहाँ पे, तो वहाँ पे करना नहीं है। वो इंजीनियर, अब वो लगता है कभी करने की जरूरत है, इंजीनियर बोलिए भाई ग्रीस करो, इंजीनियर अपने हाथ से ग्रीस करेगा या करवाएगा काम। उसका तरीका होता है करने का, मैकेनिक लोगों की जानकारी के लिए कभी करना पड़े। हर 500 घंटे पे मशीन को यहाँ ग्रीस किया, 90 डिग्री घुमाया, फिर वहाँ ग्रीस, फिर ग्रीस किया, फिर 90 डिग्री फिर ग्रीस किया, ऐसे 90 डिग्री पे 4 बार घुमा के। इसके लिए ग्रीस भी तो दूसरी होती होगी ना? ग्रीस कंपनी की होती है, मोलिब्डेनम और लिथियम बेस EP2 ग्रीस। जो मार्केट में आते हैं ग्रीस वो लेड बेस होते हैं, क्वालिटी अलग होती है उनकी, वो खा जाते हैं। लेड जो होता है वो नुकसान करता है, उसको वो BFE ज़्यादा करता है। हमारा जो प्रोवेल्को ग्रीस आता है मोलिब्डेनम बेस होता है, ग्रीन कलर का। लेड ग्रीस का पहचान है कि वो काले होते हैं, वो ब्राउन होंगे, काले होंगे। इम्पोर्टेंट एरिया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रॉपर ऑपरेशन,
कुछ रॉन्ग ऑपरेशन होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आपका इस तरह का ऑपरेशन, ये आप पूरा चेकअप करके फिट करके मशीन के वेट से सोच रहे हो उठा लें। जो चीज़ 350 बार की कैपेसिटी के ऊपर है, मशीन का प्रेशर 350 बार है, प्रेशर ही लोग उठाता है। उससे ऊपर का तो उससे उठा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो, नुकसान ऊपर से करोगे। आप लोग मशीन के वेट से दाएं बाएं करके, ना आपकी हाथ की ताकत लगनी है उसमें, ना मशीन के वेट की ताकत लगना उसमें, पंप की ताकत, इंजन की ताकत। तो उसकी कैपेसिटी में है तो उठेगा, नहीं है तो नहीं उठेगा। बस तो सही ऑपरेटर पहचान है कि वो हमेशा उतना ही मिट्टी में बकेट घुसाए जितना उसको निकालना है, या जितने में उसका बकेट फिल हो जाए। अननेसेसरी घुसा के उसमें कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, डीजल वेस्ट होगा, अपना भी टाइम वेस्ट होगा, और मशीन को भी नुकसान। तो तरीका ये है कि उतना ही घुसाना है जितना मिट्टी निकालना है, या जितने भर जाए, और हमेशा दांत के एंगल में ही घुसाना है। हमेशा ऐसे नहीं, फिर से नहीं, हमेशा सीधा घुसाना है मिट्टी में। और जब भी लोड लगाना है, वो लगाना है लोड आराम से। ये हमारा गेज टेस्टर है, जो भी डैश मॉडल, जो भी लेटेस्ट मॉडल है इनमें सब में आ रहा है। हाँ, तो मॉनिटर पे पॉपअप आता है। और ये बाकी आपके इंटरनल सेटिंग के लिए अप डाउन लेफ्ट राइट का स्विच है, ये बैक का स्विच है, मेनू का स्विच है। मेनू के अंदर जाने पे आपको अंदर सारे डिटेल मिलते हैं, फ्यूल एवरेज, कितने घंटे चेंज होने पड़ते हैं, कितने ऑयल चेंज होने पड़ते हैं, वो सारा दिखेगा मेनू। मतलब ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं आप, उसमें घड़ी का टाइम भी चेंज कर सकते हैं, सारा जो मेनू के अंदर जा सकते हैं। आपके यहाँ कैमरा आता नहीं है। जब भी आप ब्रेकर प्रेस करोगे तो आपको ऐसे कि ब्रेकर का फ्लो रेट कितना है और प्रेशर कितना है वो दिखेगा आपको। जैसे कि आपको फ्लो रेट देखना है, क्योंकि ब्रेकर जो फ्लो रेट होना चाहिए 180 बार, 180 होना चाहिए एच मोड पे, और यस मोड पे होना चाहिए 160 यस मोड पे होना चाहिए। और हमेशा ब्रेकर आपको यस मोड में चलाना है, यस मोड में नहीं चलाना चाहिए। केबिन का आपके लेआउट है, इसमें क्या कंपोनेंट कहाँ पे होता है उसको लोकेशन दिया हुआ है आपको। सेफ्टी के लिए देख रहे हैं, तो जब भी मशीन स्टार्ट करो वॉक राउंड ऑफ कर लेते हो, ठीक है। अगर हॉर्न बजाना ही बजाना चाहिए, नॉर्मल सभी लोग करते हैं, मैंने भी देखा, आप सभी लोग करते हो। हॉर्न पर जाके स्टार्ट करो, डंपर को सिग्नल देने के लिए हॉर्न का यूज़ करो, कि डंपर सही जगह पे लग गया, लोड हो गई गाड़ी। हॉर्न से मुँह से तो बोल नहीं सकते, हॉर्न नहीं हमारा आवाज़ पार्किंग से मशीन और स्लॉप में भी हमें देगा। जब भी मशीन को पार्क करें स्लॉप पे, तो पहले तो करना नहीं है, मजबूरी है, पहाड़ पे तो फटना स्लॉप ही है, तो अपना सेफ्टी लेके बकेट या तो थोड़ा सा फंसा लें, या पीछे कोई सपोर्ट दे। जब भी आप वायर लाइन के नीचे काम कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन गया हुआ है उसके नीचे काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मशीन को रिप्लेस हो जाएगी। ये लाइन हमारी 50,000 तक है, जैसे जनरली गाँव में क्या होता है 11,000 वोल्टेज का 22,000 वोल्टेज से चला जाता है। 50,000 वोल्टेज है तो आपको उससे कम 3 मीटर या 10 फीट का डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए मशीन। जो डिस्टेंस हो 3 मीटर या 10 फीट का डिस्टेंस हो, तभी आप काम करें वहाँ पे, वरना ना करें। मैक्सिमम डिस्टेंस हो, अगर उससे कम है तो आपको फर्क डाल सकता है। वैसे ही कहीं 1 लाख वोल्टेज तक का सप्लाई गया हुआ है, तो वहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 13 मीटर, 10 मीटर, 7.5 मीटर, 4 मीटर, इस तरह जैसा भी हाई टेंशन लाइन गया है उस हिसाब से डिस्टेंस कहीं भी आप देख सकते हैं। कहीं भी यूट्यूब पे डालिए, कहीं भी नेट पे सर्च करिए कि इस लाइन के नीचे काम कर रहा हूँ, मुझे इससे कितना डिस्टेंस बना कर रखना है, तो उस वोल्टेज के हिसाब से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। जनरली हम देखते हैं कि बकेट टीप से लोग लोडिंग करते हैं, कोई भी सामान का सरिया वरिया उठाना हो तो बकेट टीप से करते हैं, लेकिन उसके लिए तो हुक दिया हुआ पीछे बकेट के पीछे, जो ये है, ये क्या है, बकेट को नुकसान, ट्यूब को नुकसान पहुँचाता है, इसलिए आपको इस सूट का यूज़ करना चाहिए। एज ए क्रेन यूज हमेशा एयर रिलीज कर लीजिए, एक सेफ्टी पॉइंट है, नहीं तो क्या है पाइप खोल रहे हैं आप, हल्का तो ओरिंग सीपेज है,
तो पूरा पिचकारी मारेगा ऊपर, कपड़े खराब होंगे, हो सकता है डैमेज भी हो जाए, आपको कुछ फिजिकल डैमेज भी हो सकता है। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। जब चैन को टाइट करते हैं उसमें जो ग्रीस निप्पल लगा होता है, तो कभी कभी हमको चैन टाइट कर दिया फिर भी ग्रीस हल्का हल्का निकल रहा है साइड से, हम सोचते हैं ग्रीस निप्पल निकालते हैं, ओरी ओरी चेक करते हैं, उसका साफ सफाई करते हैं, धूल या ग्रीस मार रहे हैं, जा नहीं रहा अंदर, होता है ना, क्योंकि मिट्टी में चलना है उसको लग के, अंदर मिट्टी फंस गई, जा नहीं रहा। आप उसके निप्पल खोल लेता हूँ, वहाँ साफ कर लेता हूँ मीटर से, फिर लगा दूँगा। आपने निप्पल खोला तो अंदर क्या है, स्प्रिंग का बहुत टेंशन रहता है, चैन का पूरा टेंशन स्प्रिंग पे रहता है, स्प्रिंग का इस सिलेंडर पे रहता है, ग्रीस सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो ग्रीस है उसका प्रेशर निप्पल के ऊपर रहता है। तो आपने जरा सा लूज के एक दो पूरी बचेगा, उसके बाद फेंक देगा तेज से, गोली की रफ्तार से। एक दो डैमेज हुए हैं इंडस्ट्री में, लोगों को इसी वजह से, क्योंकि एक चीज़ लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ट्रैक मोटर किधर होना चाहिए, मशीन पीछे आगे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, पीछे से होना चाहिए। हमेशा ट्रैक मोटर पीछे रखते हैं, तभी हमारा कंट्रोल बढ़िया रहता है। लेकिन फ्लैट ग्राउंड है तब तो आप हाई स्पीड पे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमको तो मिलता नहीं फ्लैट ग्राउंड, हमें तो चलना ही हुआ था, तो हमें तो बनाना है, बने हुए तो हमको मिलेंगे नहीं, ठीक है, तो उस पर चलना है तो हमको स्लो स्पीड रखना चाहिए अपना, पानी में काम करना है, जो ग्राउंड समतल हो या समतल कर लो बकेट से, उस पर बेंच बना लो अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा 720 mm यानी 2.5 फीट, 2.5 फीट से ज़्यादा गड्ढे पानी में नहीं जाएंगे, ये है कंपनी का। तो रेंज 380 है तो 3 फीट तक जा सकते हो, और 450 या 520 है तो 1 मीटर के लगभग मिल जाता है। उसमें कि दांत को फंसा दिया और ट्रैक से खींच रहे हैं या किसी डंपर वगैरह खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, तो इसका नाम एक्चुएटर है, एक ग्रेटर डोजर नहीं है, इसका काम है मिट्टी को देना, डंपर को धक्का देना नहीं है, खींचना नहीं है। तो ऐसे करते हैं तो इससे काफ़ी नुकसान होता है, टीम पेन को धक्का है, फिर बढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन क्रैक वर्क किया करते हैं। जब भी इंजन स्टार्ट करते हैं आप लोग, तो सुबह कितने घंटे आइडल रखते हैं, कितने मिनट आइडल रखते हैं? 10 मिनट। अब बंद करते टाइम सब 2-3 मिनट। आपको तनाव दीजिए, ठंडा मौसम है तो 10 मिनट ठीक है, अगर गर्म मौसम है तो 5 मिनट बहुत है, 3 से 5 मिनट बहुत है। अपन से ही मिट्टी हटा रहे हैं या ब्रेकर से ही रोड बराबर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बकेट से प्रॉपर करो और फिर चैन उस पर दौड़ा दो, तब बराबर हो जाए। और स्विंग करते समय झटके से ना रोको, उल्टा झटके से स्टार्ट करो, क्योंकि स्विंग में बहुत ज़्यादा झटक आता है। आप झटके से स्टार्ट करोगे, आप देखोगे थोड़ा सा घूम के और आवाज़ भी करता है पीछे, फिर का आवाज़ भी आएगा थोड़ा, तो उस समय स्पीड रहा, आपको स्मूथ ऑपरेशन करना है।